अगर अर्थ पर टाइड्स आने का कारण मून की ग्रेविटी है, तो फिर टाइड्स अर्थ के दोनों तरफ क्यों आते हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून। अर्थ के चारों तरफ ओशियंस है। अब क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ के ओशियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो लॉजिकली पानी मून वाली साइड पर जमा होना चाहिए। यानी अगर मून यहाँ है, तो हाई टाइड भी यहीं आना चाहिए। और होनेस्टली पहली नजर में ये बात भी हमें बिल्कुल सही लगती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जो पूरी कहानी को उलट देती है। असल में हाई टाइड्स सिर्फ मून वाली साइड पर नहीं आता, अर्थ के उस साइड पर भी आता है जो मून से बिल्कुल अपोजिट है। और ये हर रोज होता है। अब सवाल ये है, अगर मून उस साइड पर है ही नहीं, तो फिर दूसरी तरफ का पानी ऊपर क्यों उठ रहा है? मून उसे किस डायरेक्शन में खींच रहा है? यहीं से टाइड्स की असली कहानी शुरू होती है। जब हम टाइड्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान सीधा ओशियंस पर चला जाता है, क्योंकि टाइड्स को हम पानी के राइज और फॉल के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, क्या मून की ग्रेविटी सिर्फ ओशियंस पर ही काम करती है? बिल्कुल नहीं। मून की ग्रेविटी बिल्डिंग्स, ट्रीज, माउंटेन्स, एटमॉस्फेयर और हम सब पर काम करती है। असल में मून सिर्फ ओशियंस को नहीं, पूरी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ये बात सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से कहानी बदलती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि मून ओशियंस को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि अर्थ के हर हिस्से को मून कितना अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जिसे हम लोग कई बार मिस कर देते हैं। ग्रेविटी का सिंपल रूल होता है, जितना आप मून के करीब होंगे उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा फील होगी, और जितना दूर होंगे ग्रेविटी उतनी ही कम फील होगी। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,700 किलोमीटर है। यानी अर्थ का मून वाला हिस्सा और मून से अपोजिट हिस्सा एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी बड़ी डिस्टेंस पर मून की ग्रेविटी अर्थ के हर पॉइंट पर बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। मून के सबसे करीब वाला हिस्सा ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, बीच वाला हिस्सा उससे थोड़ा कम, और सबसे दूर वाला हिस्सा सबसे कम। डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन पूरी टाइड्स की कहानी इसी छोटे से डिफरेंस के अंदर छुपी हुई है। इसे अच्छे से समझने के लिए अर्थ को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट ए मून का सबसे करीब वाला पॉइंट, पॉइंट बी अर्थ के सेंटर के पास वाला पॉइंट, और पॉइंट सी मून से सबसे दूर वाला पॉइंट। अब मून की ग्रेविटी इन तीनों पॉइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट ए मून की तरफ 10 किलोमीटर मूव करता है, पॉइंट बी 8 किलोमीटर मूव करता है, एंड पॉइंट सी 6 किलोमीटर मूव करता है। तीनों पॉइंट्स मून की तरफ मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस। ए सबसे आगे निकल जाएगा, पॉइंट बी उसके पीछे होगा, और पॉइंट सी सबसे पीछे रह जाएगा। इसका मतलब मून का करीब वाला हिस्सा पॉइंट ए अर्थ के सेंटर पॉइंट बी से थोड़ा आगे निकल रहा है, जबकि मून से दूर वाला हिस्सा पॉइंट सी अर्थ के रिलेटिव उतना मूव नहीं कर पा रहा, यानी थोड़ा सा पीछे छूट रहा है। इसी डिफरेंस की वजह से अर्थ दोनों तरफ से स्ट्रेच होने लगती है। लेकिन आखिर इससे हाई टाइड कैसे बन गया? अब अर्थ के चारों तरफ मौजूद ओशियंस को देखिए। पानी रिजिड तो नहीं है, वो आसानी से मूव कर सकता है, इसलिए वो इस स्ट्रेचिंग इफेक्ट को सॉलिड सरफेस से ज्यादा क्लियरली दिखाता है। इस डिफरेंस की वजह से मून वाली साइड का ओशियंस अर्थ के सेंटर के मुकाबले थोड़ा आगे निकलने लगता है, और मून से अपोजिट साइड वाला ओशन अर्थ के सेंटर के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाता है। नतीजा ये होता है कि दोनों तरफ एक बल्ज बन जाता है, एक मून वाली साइड पर और एक उसके अपोजिट साइड पर, और ये दोनों बल्जेस ही हाई टाइड्स हैं। कहानी सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि अर्थ के अलग अलग पार्ट्स मून की ग्रेविटी से अलग अलग फोर्स फील कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी एनिमेशन या टेक्स्ट बुक में देखें कि मून समुद्र को अपनी तरफ खींच रहा है, तो याद रखिए वो एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है, बस थोड़ी सी अधूरी है। अगर टाइड्स की एक्सप्लेनेशन सिर्फ ओशियंस को अट्रैक्ट होती, तो अर्थ पर एक ही हाई टाइड आता, दो नहीं। मून सिर्फ ओशियंस को नहीं, पूरी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मून की ग्रेविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मून की ग्रेविटी का अर्थ पर हर जगह एक जैसा ना होना। इसी स्ट्रेच की वजह से ओशियंस दोनों तरफ बल्ज बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।